नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए आज स्टॉक बॉक्स की तरफ से लाया हूं बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस। यहां पे हम एनालाइज करेंगे इन दोनों बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को। तो आपकी लाइफ में जो आपके फाइनेंसेस, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपको घर खरीदना है, नहीं खरीदना चाहिए, जॉब स्विच करना चाहिए, ये सारी चीजें डिपेंड करती है एक्चुअली गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, इकोनॉमिक इवेंट्स पे, फाइनेंशियल इवेंट्स पे दुनिया में जो भी हो रहा है। तो हमें लगता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, हम उन्हें एक्सप्लेन करें आपको और समझाएं कि आपकी लाइफ पर इनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो बिजनेस न्यूज़पेपर्स अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं बट आपको पढ़ने का मन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कंप्लीट एंड आप समझ जाएंगे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स अभी इंडिया में और पूरी दुनिया में चल रहे हैं। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। उससे पहले आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि इसकी रीच और लोगों तक भी पहुंचे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं Volkswagen, BMW एंड Mercedes, ये तीनों इंटरनेशनल कंपनीज हैं, काफी फेमस कंपनीज हैं एंड दे आर गेटिंग लेफ्ट इन द डस्ट बाय चाइनाज ईवीज। यहाँ पे चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है और यहाँ कहा जा रहा है दैट दे आर गेटिंग लेफ्ट इन द डस्ट। क्यों ऐसा हो रहा है अभी हम लोग जानते हैं। Ryan Shu, a dream customer for Germany's automakers, is an I think Guangdong-based entrepreneur and her husband own a Porsche 911 and Mercedes-Benz G class were amongst the first buyers of the electric Porsche Cayenne. But her views on German cars have soared since Chinese customers. तो देखिए ये क्या है, इन्होंने एक एनालॉजी दी है कि आई थिंक एक और जर्मन मेड कार्स यूज करने वाले इंसान की, जो अब चाइना की कार्स को काफी फोकस कर रहा है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी जो राइटर ने यहाँ पे यूज किया है। तो इनका ये कहना है कि ऐसे कई, जैसे इस आर्टिकल में बताया गया है, लोग हैं जिनका जो व्यू है जर्मन कार्स के बारे में, जो वो सोचते हैं, वो काफी खराब हो चुका है चाइनीज कार्स को देखने के बाद। बिकॉज लोग क्या करते हैं, हम जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, इंडिविजुअली वो प्रोडक्ट कैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपैरेटिवली वो कैसा है, रिलेटिवली कैसा है। आज मैं जर्मन कार बाय करने जा रहा हूँ तो मैं कंपेयर करूंगा जापानीज से, अमेरिकन से, एंड अब यहाँ पे चाइनीज कार्स भी इस लिस्ट में आ गई है। एंड चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सबसे ज्यादा कंपेटिटिव है पूरी दुनिया में इस वक्त। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में भी इसकी बात हो रही है। जैसे इसे कंपेयर किया जा रहा है उन लोगों से जो मर्सिडीज बेंज की जी क्लास, पोर्श 911, ये सारी कार्स यूज करते थे एंड काफी फैन थे वो जर्मन कार्स के। एंड अब वो देख रहे हैं कि कितना प्रैक्टिकल हो गया है चाइनीज कंपनीज के तरफ पे मूव करना। तो यहाँ पे चाइना, मैं बताऊं आपको, लीडरशिप दिखा रहा है पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें, चाइना में 50% जो कार्स बिकी थी वो सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। पूरी दुनिया में ऐसा डेटा ईवी अडॉप्शन का कहीं नहीं है, किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो चाइनीज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सक्सीड कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है जितनी जर्मन कार्स है, मेजर जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनीज है, चाहे फोल्क्सवैगन है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ये सारी स्ट्रगल कर रही है इस वक्त अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स ऑफर करने में। एंड इतना अपीलिंग नहीं है कस्टमर्स को जो ये ऑफर कर भी रही हैं वो। तो जो लेटेस्ट वार्निंग साइंस है वो लास्ट वीक आई है, जब तीनों की तीनों जो जर्मन मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने एक जो थर्ड क्वार्टर सेल्स अपने चाइना में है वहां पे स्लम्प दिखाया अपने सेल्स में। तो जो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, फोल्क्सवैगन, तीनों की कार सेल्स कम हुई है पिछले क्वार्टर चाइना में। एंड द प्रॉब्लम इज वो चाइनीज कंपनी से compete नहीं कर पा रही है। सेम प्रॉब्लम हमने एप्पल के साथ देखा था। एप्पल ने इस साल काफी बड़े डिस्काउंट्स देने शुरू कर दिए चाइना में, और रीजन क्या बताया गया? रीजन ये बताया गया कि हुआवे और इतने लोकल मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं चाइना में जो इतने अच्छे फोन्स दे रहे हैं, इतने क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं कि एप्पल वहां compete नहीं कर पा रहा है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे। एंड यही रीजन था कि एप्पल ने क्या किया, डिस्काउंट दिया, एंड इसके बाद सेल्स अच्छे इंक्रीज भी हुए। नंबर ऑफ आईफोन्स में कहूंगा जो बिके थे लास्ट ईयर चाइना में एज कम्पेयर टू दिस ईयर, दे हैव इंक्रीज्ड बाय अ बिग मार्जिन। BMW की अगर बात करें तो सबसे स्टीप सेल्स ड्रॉप हुआ है, सबसे बड़ा सेल्स ड्रॉप हुआ है इनका पिछले 4 सालों में। 30% कम कार इनकी सेल हुई है। इसके अलावा मैं बात करता हूं एस क्लास, जैसे कार्स की जो बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में, मर्सिडीज एस क्लास इज अ साइन ऑफ लग्जरी। हर कंट्री में अगर आप देखेंगे एस क्लास काफी फेवरेट कार्स में से एक होती है इन टर्म्स ऑफ लग्जरी कार्स। एंड यहाँ पे जो फेवरेट कार्स भी रही है, मर्सिडीज की जो बेस्ट सेलिंग कार्स भी रही है, वहां पे भी काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। पोर्श की बात करें तो 19% का स्लम देखने को मिला है, 19% ड्रॉप हुई है इनकी सेल्स। इसके अलावा आप देखिए फोल्क्सवैगन, जो पेरेंट कंपनी है पोर्श और ऑडी दोनों को ओन करती है फोल्क्सवैगन एक ऑटोमोबाइल कंग्लोमरेट है। मतलब फोल्क्सवैगन आप देखिए नंबर ऑफ कंपनीज ओन करती है, बुगाटी आप देखिए, पोर्श आप देखिए, ऑडी,
इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज है, इवन डुकाटी जो बाइक की कंपनी है उसे भी फोल्क्सवैगन ग्रुप ही ओन करता है। तो इन्हें उन्होंने भी काफी ओवरऑल स्लम दिखाया है, 15% डिक्लाइन है इनके सेल्स में भी। तो चाइना में इनका कहना है कि जो कंपटीशन है वो पर्टिकुलरली बहुत इंटेंस है, काफी इंटेंस कंपटीशन है। एंड जब जर्मन कार्स ने, मैं कहूंगा, डोमिनेट किया है गैस गजलर एरा, जितनी भी पेट्रोल और डीजल की कार्स की अगर बात करते हैं तो जर्मन कार्स ने पूरी दुनिया में डोमिनेशन दिखाया है। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि कंप्लेसेंट हो गया है। चाइनीज राइवल्स को ना ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इन्हें ये लगता है कि क्योंकि देखिए एक कंपनी जो 100 साल से कार्स बना रही है, वो कहीं ना कहीं जो अभी न्यू एज कंपनीज है 2 साल 3 साल 4 साल पहले आकर कार बनाना शुरू कर रही है, उनको अंडर एस्टिमेट करेंगी। बट यही रीजन है कि दुनिया में न्यू एज कंपनीज आती हैं, पुरानी कंपनीज डेड हो जाती हैं। बिकॉज कंप्लेसेंसी एक ऐसी बीमारी है, वो जंग की तरह है जो खुद ही अपने आप को खा जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी राइवल्स हैं, चाइनीज राइवल्स, कहीं ना कहीं ये हमेशा इसे यहाँ पे कंप्लेसेंट रहते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है इस वक्त। इलेक्ट्रिक कार्स की अगर मैं बात करूं, इंडिया में भी एंटर कर चुकी है एंड काफी डोमिनेटिंग है, टेस्ला से टक्कर ले रही है, आप ये सोचिए। तो दैट अलाउड टेस्ला लोकल मैन्युफैक्चरर्स लेड बाय BYD टू स्पीड अप द टेक savvy एंड अफोर्डेबल प्लगइन्स। नाउ चाइना नो लॉन्गर नीड्स और वांट्स देम देयर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आफ्टर डोमिनेटिंग गैस गजलर एरा, जर्मन मैन्युफैक्चरर्स कंप्लेसेंट हो गए और अंडर एस्टिमेट किया इन्होंने अपने राइवल्स को और थ्रेड्स को जो ये पोज करते थे। तो यहाँ पे क्या किया, टू अबैंडन द प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय बिग इंजन कार्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, टेस्ला और लोकल मैन्युफैक्चरर्स जैसे BYD वगैरह है, इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई और पावरफुल बनाई। ऐसा नहीं कि पावर नहीं है इनके पास, एंड कहीं ना कहीं अब ये रिप्लेस करना इन्होंने शुरू कर दिया है जितनी भी गैस गजलिंग कार्स थी, जो हाई परफॉर्मेंस कार्स थी उनको भी। तो टर्निंग पॉइंट अभी हो रहा है ऑटोमेकर्स के लिए, इनका ये कहना है, एंड अभी इन्हें ड्रामेटिकली अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होगा मार्केट में। नेक्स्ट चैलेंज ऑलरेडी डिस्प्ले पे आ चुका है इस वीक। अगर आप देखिए पेरिस ऑटो शो में चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने काफी स्टेप अप किया है कि वो यूरोप में मार्केट शेयर कैप्चर करें। एंड यूरोप में अगर आप देखें तो क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने अभी काफी टैक्स भी लगा दिया है, टैरिफ्स भी लगा दिए हैं चाइनीज इंपोर्ट्स पर। तो आप अगर यूरोप में इंपोर्ट करते हैं गाड़ी चाइना से, तो आपको 35 से 40% इंपोर्ट टैरिफ देना होगा। बट इसके बावजूद अगर आप देखें तो चाइनीज कंपनीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे बहुत अच्छी है, दे ऑल्सो हैव सम रियली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो कंपनीज इंक्लूडिंग BYD एंड Xpeng will showcase their latest technology at biggest यूरोपियन कार इवेंट दिस ईयर। तो काफी इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाला है ये, क्योंकि ये साल हमें देखना होगा, अगले 2 साल, यूरोपियन कंपनीज कहीं पीछे तो नहीं रह जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में अगेंस्ट चाइनीज कंपनीज। जापानीज हम वैसे ही देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है, दे आर मेकिंग हाइड्रोजन कार्स, हाइब्रिड कार्स। तो यहाँ पे compete करने के लिए सिर्फ अमेरिकन और चाइनीज कंपनीज हैं एक दूसरे से जो compete कर रही हैं, यूरोपियन कंपनीज भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हैं। तो दे जो BMW के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने पुश बैक किया है यूरोप के प्लान के अगेंस्ट टू इफेक्टिवली बैन द सेल ऑफ कंबशन इंजन कार्स फ्रॉम 2035। अब यूरोप कह रहा है कि 2035 से हम इंटरनल कंबशन वाली कार्स को बैन कर देंगे, सेल्स को, पेट्रोल डीजल की कार्स आप बेच ही नहीं सकते हो। तो BMW के CEO भी इसके अगेंस्ट है कि यूरोप में इतने टाइट रेगुलेशंस आप अभी से कर दोगे तो काफी नुकसान होगा ऑटोमोबाइल कंपनीज को। तो काफी प्रॉब्लम्स आज फेस कर सकते हैं जर्मन कार्स। तो जर्मन कार्स कहा जा रहा है कि कार्स कैन हार्डली मैच दैट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बात हो रही है कि कंपैरिजन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, क्वालिटी इश्यूज या दूसरी फीचर्स के टर्म्स में। अगर आप देखें तो जर्मन कार्स कहीं ना कहीं compete नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, स्पेशली जो फीचर्स चाइनीज कार्स दे रही हैं नॉर्मल सेगमेंट में, वो फीचर्स आपको जर्मन कार्स में लग्जरी सेगमेंट में देखने को मिलता है। तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है। जर्मन ऑटोमेकर्स अभी भी 15% मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं चाइना के मार्केट में। देयर शेयर ऑफ EVs इज लेस देन 10%, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो 10% से भी कम है। तो वी हैव टू सी कि किस तरीके से इस सेंचुरी में कौन सी कंट्री है जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में डोमिनेट करती है, जैसा कि अभी तक जर्मनी ने किया है पिछले 100 सालों में। मैं कहूंगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान ने भी काफी बढ़िया राइज किया, बट वी हैव टू सी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स के टर्म्स में कौन सी कंट्री यहाँ लीड करती है। इंडिया को इस कंपटीशन में अभी घुसने में भी मुझे लगता है काफी टाइम लगने वाला है। देखिए इंडिया अपने स्पीड से चल रहा है और अपने डोमेस्टिक, मैं बोलूंगा, जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कार्स बनाने पे फोकस कर रहा है। बट यस, वी हैव अ लॉट टू इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बहुत ज्यादा इंडिया में कार्स की। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि इंडिया में गवर्नमेंट नहीं चाहती ज्यादा कि कार्स बिके, शायद ये भी एक रीजन है।
गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ज्यादा प्रमोट करना चाहती है, इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत ज्यादा है। आप कार नहीं, आप बेसिकली टैक्स खरीद रहे हैं, उसके साथ आपको कार मिल रही है, क्योंकि 10-20 लाख की अगर आप कार लेते हैं तो समझिए कि 10 लाख तो टैक्स में ही चला जाता है आपका। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये है $700 बिलियन वॉचेस। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा। इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वेस्ट एशिया में, जैसे कि इसराइल, ईरान और साथ में लेबनान, इसकी वजह से इंडियन रुपी पर प्रेशर आया। यस, इंडियन रुपी, यूजुअली जितनी भी करेंसीज है ना डॉलर के अलावा, उन पे काफी प्रेशर आता है जब भी दुनिया में ना कभी उथल पुथल मच जाए, कोई वॉर हो जाए तो, क्योंकि हर आदमी डॉलर खरीदने के लिए भागता है सबसे पहले। तो रुपी क्या हुआ, 84 के भी ऊपर चला गया, मतलब काफी कमजोर हो गया डॉलर के अगेंस्ट लास्ट वीक। और दो रीजन बताए जा रहे हैं रुपए के कमजोर होने के। सबसे पहले ये किसको अफेक्ट करता है, देखिए हम सबको ये न्यूज अफेक्ट करता है, रुपए का कमजोर होना मतलब आईटी सेक्टर को फायदा होगा, जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं लोग और जो कमाते हैं डॉलर्स में उनको तो फायदा होगा, लेकिन इंपोर्टर्स को काफी नुकसान होगा। एंड इंडिया काफी, मैं बोलूंगा, बड़े क्वांटिटीज में इंपोर्ट करता है चीजें, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, गोल्ड, कितनी सारी चीजें हैं जो हम लोग डॉलर के टर्म्स में ही पे करते हैं जिसमें। तो दो रीजन बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रुपी वॉलेटिलिटी फेस करेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो वेस्ट एशिया में। सबसे पहला जो है कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे रिस्क एवर्जन बढ़ सकता है अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिससे इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो होगा। रिस्क एवर्जन का मतलब, जब आप एक फॉरेन इन्वेस्टर है ना, आप ऐसे देखते हैं कि मैं इस कंट्री में पैसा लगाऊं, इस कंट्री में पैसा लगाऊं या इस कंट्री में पैसा लगाऊं। अब वॉर आ गया अगर, तो मैं बोलूंगा नहीं यार, मैं अपनी कंट्री में पैसा रखता हूं, अपना पैसा अपने पास रखता हूं, क्योंकि आई डोंट नो कि इस कंट्री में क्या हो सकता है, राइट? क्या पता वहां की करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए काफी ज्यादा, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, वो कंट्री भी वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। तो इंटरनेशनली अगर मुझे सोचना है तो सेफ खेलने का मतलब पैसे को गोल्ड में डाल दिया। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट इतना ऊपर है तो एफआई क्या करना चाहेंगे कि गोल्ड में पैसा डाल दिया यहां से निकाल करके, या फिर यूएस में पैसा वापस लेके चले गए। तो एक तो ये रीजन है जिसकी वजह से क्या होगा, रुपया कमजोर होगा, क्योंकि इंडिया से पैसा बाहर जाएगा। जब पैसा आता है तो रुपया मजबूत होता है, पैसा बाहर जाता है इंडिया से इन्वेस्टमेंट तो रुपया कमजोर होता है। सेकंड, यहाँ पे जो सप्लाई है क्रूड ऑयल का, ये डिस्टर्ब हो सकता है। ये तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं कि इंडिया बल्क ऑफ क्रूड ऑयल जो रिक्वायरमेंट हमारी वो हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर डॉलर का डिमांड इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा रहता है, अगर डॉलर ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो उससे ये विशियस साइकिल है, हमारा बिल और बढ़ जाएगा, हमें और डॉलर की जरूरत होगी, तो काफी इससे हमें प्रॉब्लम्स होती रहती है हमेशा व्हेन इट कम्स टू डॉलर्स, व्हेन इट कम्स टू ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी। तो हाई एनर्जी प्राइसेस इंडिया के लिए हमेशा रिस्क है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जो एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज पर। ठीक है, तो ऑयल प्राइसेस अभी तो मैनेजेबल रेंज में है, $70-80 पर बैरल के रेंज में है। बैरल देखिए, बैरल ये होता है बेसिकली एक ड्रम, जिसमें एक बैरल के दाम पे हम लोग देखते हैं कि एक बैरल कितने का है। ऑयल को हम बैरल्स में खरीदते हैं। तो इंडिया कॉन्फिडेंट है कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल और एनर्जी मार्केट वॉलेटिलिटी से आराम से डील कर लेगा। और इसका एक रीजन है कि हमारे पास $700 बिलियन का ना फॉरेन रिजर्व इस वक्त पड़ा है। यस, $700 बिलियन के डॉलर रिजर्व्स हमारे पास कैश, आप समझ लीजिए कि अभी रखे हुए हैं। तो कभी भी कोई क्राइसिस आती है, जैसे कि लेट्स से ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए, अचानक से 100 के ऊपर पहुंच गए, या फिर आप समझिए कि काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि आरबीआई के पास अच्छे खासे डॉलर रिजर्व्स हैं, तो रुपए को संभालने के लिए हम इस रिजर्व को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर रुपया बहुत तेजी से गिरने लगा तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर को बेचना शुरू कर देगी, क्योंकि इसके पास इतने सारे डॉलर हैं जो काफी दिन तक डॉलर्स को बेच सकती है बिना अपने ट्रेजरी को रिप्लेनिश किए, और रुपया वहां पे स्टेबल रहेगा। और इसका वाइस वर्सा भी होता है। तो हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और एक्टिव इंटरवेंशन जब आरबीआई करता है तो क्या होता है कि जो करेंसी मार्केट है, रुपया डॉलर है, यहाँ वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, ये स्टेबल हो जाता है, और करेंसी स्टेबल रहना ज्यादा जरूरी। तो रुपया करीब 1% डिक्लाइन हुआ है, डिप्रिशिएट हुआ है सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस साल की शुरुआत से। इनफैक्ट कुछ इकोनॉमिस्ट तो आर्ग्यू करते हैं कि वॉलेटिलिटी इस वक्त बहुत कम है, उतार चढ़ाव रुपए के दाम में इस वक्त बहुत कम है, और बहुत सारे रीजंस हैं कि हमने इतना लार्ज रिजर्व्स अभी अक्यूमुलेट कर लिया है। इंडिया जो है ये अप्रोच परस्यू कर रहा है लिबरलाइजेशन से। 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी, जब हमने पॉलिसीज अपने कंट्री को ओपन अप किया था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए, तब से आरबीआई का स्टैंड जो रहा है ऑफिशियल ये रहा है कि ये इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये नहीं कि रुपए को गिरने से बचाना है या रुपए को बढ़ने से बचाना है, हमारा काम यह है, आरबीआई का काम यह है कि वॉलेटिलिटी को कम करना है। मतलब एक बार में बहुत ऊपर ना चला जाए, एक बार में एकदम नीचे ना आ जाए। इससे काफी डर पैदा हो सकता है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, इनके दिमाग में। तो ये काम होता है
हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंश्योरेंस देते हैं हमें कि कुछ बहुत ज्यादा इंडिया से अगर रुपया बाहर जाने लग गया वॉर की वजह से, किसी भी वजह से, तो आरबीआई यहाँ पे रुपए को संभाल सकता है इस डॉलर रिजर्व को यूज करके। एंड इसीलिए इतना बड़ा हमारे पास अगर रिजर्व है तो ये बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है हमारे लिए। अब राइटर ने इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स बता दूं, जैसे कि आप देखिए पिछले कई सालों से, कई महीनों से आप देखेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना सारा स्टॉक इंडिया से बेच करके पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं। तो इस टाइम पे भी रुपया कंपैरेटिवली काफी अच्छा परफॉर्म किया है डॉलर के अगेंस्ट। आरबीआई यहाँ पे काफी सेव कर पाया है। इसके पहले आप देखिए 2 से 3 महीने पहले तक रुपए पे काफी प्रेशर था, क्योंकि हमारा ऑयल जो ऑयल इंपोर्टर्स थे वो ऑयल के बिल्स पे कर रहे थे, ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में पे करना होता है, तो रुपया वहां पे कमजोर होता है ऑयल पेमेंट्स के टाइम पे। तो आरबीआई ने वहां पे भी इसी रिजर्व का यूज इस्तेमाल करके काफी अच्छे से वॉलिटिलिटी को कंटेन किया जो रुपए में हम फेस कर रहे थे। तो आरबीआई जो है ये कंटेन कर सकती है वॉलेटिलिटी रुपी में, क्योंकि इसके पास बहुत बड़े रिजर्व्स हैं और ये चाहती है इसे यूज करना। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स आरबीआई की तरफ से आप कह सकते हैं कि प्रोएक्टिवनेस है व्हेन इट कम्स टू कंटेनिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ रुपी। एक पेपर आया आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा के द्वारा एंड अदर्स, उन्होंने पब्लिश किया आरबीआई के जून 2022 की रिपोर्ट में, और बुलेटिन में पता चला कि देयर इज अ 5% चांस ऑफ पोर्टफोलियो आउटफ्लो वर्थ 3.2% ऑफ जीडीपी और 100.6 बिलियन in a year response to conditions like COVID type contraction in real output, global financial crisis like decline in interest rate differential with US and surge in volatility index। ये रिपोर्ट देखिए कितनी खतरनाक रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आई 2022 में, ये जून 2022 की रिपोर्ट है, मतलब 2 साल हो चुका है। इस रिपोर्ट में आया कि 5% प्रोबेबिलिटी है, 5% चांस है कि इस वक्त हमारे जीडीपी के 3% जितना, मतलब $100 बिलियन का जितना पैसा इंडिया से बाहर जा सकता है। 5% चांस है इसके। और ये क्यों हो सकता है? या तो कोविड टाइप कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो जाए रियल आउटपुट में, मतलब देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी वगैरह में प्रॉब्लम हो जाए, आउटपुट कंपनीज का कम हो जाए यहाँ पे। एक तो ये बताया जा रहा था एक रीजन ये हो सकता है, या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा कुछ डिक्लाइन आ जाए इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में विथ यूएस, या फिर विक्स काफी बढ़ जाए। वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है स्टॉक मार्केट में हमारे, वो ये बताता है कि लोग कितना उतार चढ़ाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, कि मार्केट कितने बड़े रेंज में, जितना बड़ा रेंज आएगा उतना ज्यादा वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स होगा, जितना छोटा रेंज होगा मतलब लोग उतना ही कम डरे हुए हैं। लोगों को लग रहा है मार्केट आराम से यहीं से धीरे धीरे करके चलने वाली है, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए। तो ये 3 रीजंस बताए गए 5% सिनेरियो के लिए। और एक्सट्रीम रिस्क सिनेरियो में आउटफ्लो जो है वो इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, सिंस इंडिया जो है करंट अकाउंट डेफिसिट रन करता है, विच इज perfectly fine given its investment needs and reserves have not been accumulated by running a trade surplus। तो काफी स्ट्रॉन्ग केस है हमारे पास कि हम ऐसे बड़े रिजर्व्स को मेंटेन करें ताकि हम अपने करेंसी को स्टेबल रख पाए। और जब हमारी करेंसी स्टेबल रहेगी ना, तो पता है फायदा क्या है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सारी चीजें नोट करते हैं कि देखिए वॉर के टाइम पे, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इसराइल और गाजा के बीच में चीजें हुई, इसराइल लेबनान और ईरान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन इस कंट्री में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो करेंसी को लेके कोई चिंता नहीं है। क्योंकि आप वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज को देखेंगे तो वहां पे करेंसी की वैल्यू ही नहीं रही, इतना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया, इतना ज्यादा सप्लाई इंक्रीज हो गया वहां पे पैसे का, वहां की सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल नहीं कर पाई अपने करेंसी को, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई। तो ये सीन जो है, ये सिनेरियो ये इंडिया के साथ एक्सपेक्टेड नहीं रहता, क्योंकि ऐसे टफ टाइम्स में इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म करता है फंडामेंटल अगर देखिए पैरामीटर्स पे। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे। अब ये आर्टिकल्स होंगे कुछ जो स्टॉक मार्केट वाले लोगों के लिए भी काफी, उन्हें काफी इंटरेस्ट आएगा इसमें। जैसे कि कोल स्टॉक्स अगर आप देखेंगे पावर प्लांट पे ये नीचे जा चुके हैं, प्लंज हो चुके हैं, क्योंकि विंटर अप्रोच कर रहा है, सर्दी आ रही है, तो कोल के स्टॉक्स क्यों प्लंज हो गए अभी जानते हैं। अब देखिए करीब करीब 184 थर्मल पावर प्लांट्स हैं कंट्री में, जिसमें विद टोटल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 211 गीगावाट, एंड यहाँ पे 60% जो है of normative stock level of coal at 34.5 million tons on Monday। ये डेटा शो कर रहा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। जो करीब करीब 184 थर्मल पावर प्लांट्स है इंडिया में, इसमें से टोटल जनरेशन कैपेसिटी हमारी 211 गीगावाट की है। तो 60% के पास जो है हमारे नॉर्मेटिव स्टॉक लेवल ऑफ कोल है एट 34.5 मिलियन टन। एडिशनली 30 कोल बेस्ड प्लांट है इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया था कि करीब 70% से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी
हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कोल से। तभी इंडिया में हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हम ले आएंगे, लेकिन यार कोल से सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद करो। बेसिकली ये गाड़ियां कोयले से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रही है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस करना होगा अगर हम ट्रू ग्रीन रेवोल्यूशन चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूसेज एंड एनर्जी कंजम्पशन। तो एडिशनली 30 कोल बेस्ड प्लांट जो है रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका फ्यूल स्टॉक कोयले का वो क्रिटिकल लेवल पे आ चुका है, इंक्लूडिंग जिसमें 22 डोमेस्टिक कोल बेस्ड प्लांट्स हैं। और प्लांट कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल स्टॉक सिचुएशन ये तब होता है जब ड्राई फ्यूल 25% ऑफ नॉर्मेटिव लेवल से कम आ जाता है। नॉर्मेटिव लेवल हमने क्या देखा कितना है, यहाँ पे है 60% ऑफ नॉर्मेटिव स्टॉक लेवल ऑफ कोल एट 34.5 मिलियन टन। तो ये 60% ही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि करीब करीब 50 मिलियन टन बेसिकली एक नॉर्मेटिव लेवल होगा। तो जो डिक्लाइन है कोल स्टॉक्स में एट थर्मल स्टेशन, ये सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि पीक डिमांड जो है पावर की वो कम हो रही है। गर्मियों में हमारे पास पीक डिमांड आती है पावर की। अब देखिए पावर स्टॉक्स भी ना गर्मियों में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड सर्दियों में जाकर के पावर डिमांड पीक डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि कोल के स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करके नहीं रखा हुआ है पावर प्लांट्स ने। डोमेस्टिक कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स जो हैं इंक्लूडिंग पिटहेड एंड नॉन पिटहेड with total capacity of 193 gigawatt had 58% of normative coal stocks at 30.96 million ton। तो जो नॉर्मेटिव मैं बोलूंगा जो लेवल है मेंटेन करने का स्टॉक को, उसका 50 to 60% ही अभी ये होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। और रीजन यही है कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ डिमांड यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं एंड हमेशा जो पीक डिमांड है हम लोग इसका रिकॉर्ड बनाते हैं कब, गर्मियों में। जो शॉर्टेज है कोल स्टॉक्स में अगेंस्ट द नॉर्मल रिवर ऑफ रिक्वायरमेंट, ये इस टाइम पे आ रहा है जब गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली हाईलाइट कर रही है कि हमें और थर्मल पावर बेस्ड कैपेसिटी ऐड करनी है राइजिंग डिमांड को मीट करने के लिए। क्योंकि अभी इस वक्त जितनी तेजी से इंडिया में डिमांड बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी और पावर का, इट्स इम्पॉसिबल कि हम लोग तुरंत से एक न्यूक्लियर पावर सेटअप कर दे, रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप कर दे और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी आने लगे। तो आप ये समझिए कि इंडिया कोल पावर प्लांट्स में भी इन्वेस्ट करेगा, थर्मल पावर प्लांट्स में भी इन्वेस्ट करेगा। अभी ऐसा नहीं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो कोल को पूरी तरीके से डिच कर देंगे, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी इस टाइम पे। एंड ये समझदारी का काम है, काफी समझदारी से इंडिया यहाँ पे चल रहा है। तो पीक पावर डिमांड दिस ईयर टच किया था 250 गीगावाट मई में अगेंस्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्शन ऑफ 260 गीगावाट, एंड अगले साल के लिए एक्सपेक्टेशन है 270 गीगावाट का। काफी बड़ा एस्टिमेट है गवर्नमेंट का कि अगले साल हम लोग काफी एसी चलाने वाले हैं, काफी कूलर चलाने वाले हैं, गर्मियों में काफी बड़ा कंजप्शन करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे, और ये है वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स से मेरी बात होती रहती है, क्योंकि हम भी सभी रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो लोग हमें कॉल करके पूछते हैं कि उनके पैसे इसमें फंस गए हैं, क्या करना चाहिए इस वक्त। तो देखिए वोडाफोन आइडिया अभी 16-17 रुपए तक कई बार उसका स्टॉक गया है और वापस अब 10 रुपए से नीचे आ चुका है, काफी बेयरिश टेरिटरी में नजर आ रहा है। तो एक बार जानते हैं कि आदित्य बिरला जी का क्या कहना है, क्योंकि काफी इम्पैक्ट पड़ता है जब भी ये कुछ बोलते हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला जी ने ट्यूसडे को कॉन्फिडेंस दिखाया वोडाफोन आइडिया में और कहा कि ये जरूर टर्न अराउंड करेगी। जहां पे हम अभी रिसेंट फंड रेज कर रहे हैं और केपेक्स साइकिल लेकर आ रहे हैं, तो एक इनॉग्रल सेशन था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, तो जिसमें वीआईएल ने कहा, वीआईएल के मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मैं बोलूंगा माइलस्टोन्स थे वो थे फंड रेजिंग को लेकर। सबसे पहले तो इन्हें फंड रेज करना था और नए 5G टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए इन्हें पैसा चाहिए थे, तो वो भी करना था। और साथ में एक तो बहुत बड़ा लेवल ऑफ डेट है, इतना ज्यादा उधार है कि कंपनी की जितनी वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा उधार है इस वक्त कंपनी पे, तो उसे डील करने के लिए भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट्स थी। तो काफी कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला जी की कंटिन्यूड सपोर्ट है, इनको ये कॉन्फिडेंट है कि गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता रहेगा एंड वोडाफोन जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगा इंडिया की डिजिटल डेस्टिनी में। तो अपने स्पीच में रिलायंस जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने पेश किया कि सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज ऑफ डेटा हो, जो भी इंडियन लोगों का डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। और उन्होंने अर्ज किया कि गवर्नमेंट अपडेट करे 2020 की ड्राफ्ट ऑफ डेटा सेंटर पॉलिसी। तो इंडियंस का डेटा इंडिया के पास रहना चाहिए, उनका ये कहना था। अंबानी ने ये भी गवर्नमेंट को अर्ज किया कि जल्दी से एआई को हम एम्ब्रेस करें, एआई को अडॉप्ट करें, जहां पे स्ट्रैटेजी ड्रिवन हो बाय डोमेस्टिक क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया में बने एआई की, उनका ये कहना है। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी सारे रिकमेंडेशंस थे। अंबानी ने कहा कि उन्होंने एक्सलरेट किया है टैलेंट जनरेशन ऑन स्केल दैट इज नेसेसरी टू मेक इंडिया अ ग्लोबल एआई लीडर। एआई में लोगों को ट्रेनिंग देने की बात की गई, स्किल्स की बात की गई, एआई स्किल्स देने की। तो बिरला ने कहा कि जो सबसे प्रेसिंग इशू है इस वक्त जो गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए वो है गवर्नमेंट रेगुलेटर इंडस्ट्री का जो पास्ट ईयर का स्पैम कंट्रोल और फ्रॉड प्रोटेक्शन है। यस, स्पैम कंट्रोल एंड फ्रॉड प्रोटेक्शन को लेकर भी कुछ रूल्स
आने की बात चल रही है यहाँ पे। तो नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल रिस्क भी काफी बढ़ गया है पब्लिक के लिए, जहाँ पे फिशिंग, फ्रॉडुलेंट स्कीम, स्पैम मैसेजेस आप देखते हैं आते रहते हैं। तो इन चीजों के बारे में बात हुई आगे, बट देखिए वोडाफोन एंड आइडिया इन्वेस्टर्स के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी काफी पॉजिटिव मतलब एटीट्यूड चल रहा है जैसे बिरला जी का है, एंड दे आर स्टिल कॉन्फिडेंट कि आगे और फंड रेज करेंगे एंड कंपनी के 5G मैं बोलूंगा टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट्स की कमी हो रही है वहां इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा अपने डेट को भी कम करेंगे। आते हैं अगले आर्टिकल पे और ये है आईटी सेक्टर के बारे में। कल हम लोग पढ़ रहे थे आईटी सेक्टर के बारे में, हमने 2 दिन लगातार पढ़ा है। एक तो टीसीएस के रिजल्ट आए थे उस दिन और दूसरा एचसीएल के रिजल्ट जब आए उस दिन। दोनों काफी बड़ी कंपनीज है और आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मिलती है, प्लस काफी मैं कहूंगा स्टॉक प्राइसेस भी लिस्टेड है, तो काफी इन्वेस्टमेंट भी है लोगों की। तो जुलाई सितंबर का जो डेटा रिजल्ट आया है टीसीएस का और एचसीएल टेक का, ये दिखा रहा है कि जो रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आईटी से, वो थोड़ा सा डिले हो चुका है। आईटी सर्विसेज सेक्टर को लेकर जो आउटलुक था यहाँ पे थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा हमें किस चीज में, ग्रोथ में। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जो वीकनेस है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, क्लाइंट जो है आईटी के वो पैसा कम खर्च कर रहे हैं, और पैसा कम खर्च करेंगे तो आईटी कंपनीज कम पैसे कमाएंगी, क्योंकि ये सर्विस कंपनीज हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस और यूरोप में सिचुएटेड हैं। यूएस में स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी कम होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर कम हुआ तो कल से ही ग्रोथ पिकअप कर जाएगा, नहीं। इकोनॉमी बहुत बड़ी है। जब भी आपको डिसीजन आज इंडिया में लेंगे ना, तो इसका इफेक्ट आपको 1 साल 2 साल, हो सकता है किसी चीज का 5 साल बाद देखने को मिले, क्योंकि काफी बड़ी कंट्री है, हर चीज बहुत बड़े स्केल पे होती है, तो टाइम लगता है चीजों को मटीरियलाइज होने में। वैसे ही यूएस में ब्याज दर घटे हैं, तो यस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं आईटी कंपनीज के, वो अब पैसा खर्च करेंगे, अपनी पॉकेट थोड़ी ढीली करेंगे, लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितना हमें एक्सपेक्टेड था। एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा है ट्यूसडे को कि जो लॉन्ग टर्म डिमांड सिनेरियो आईटी सेक्टर का वो तो स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर अभी की बात करें कि अभी कितने पैसे आ सकते हैं, वो अनसर्टेन है। वहां पे एम्बिग्विटी है, थोड़ा कहना मुश्किल है कि तुरंत अभी 1 साल 2 साल में कितना ग्रोथ मोमेंटम रहेगा और इमीडिएट फ्यूचर में क्या रहेगा। डिमांड जो है वो थोड़ा अनसर्टेन है। इनके जो डिमांड है ना प्रोडक्ट की, वो अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि एक तो रिसेशन का खतरा यूएस में कभी कभी आ जाता है, तो वहां पे एक डर है। उसके अलावा जो कॉस्ट बढ़ रहा है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, और क्रॉस करेंसी हेडविंड्स, करेंसी को लेकर जो वॉलेटिलिटी रहती है, इसकी वजह से क्या है कि थोड़ी परेशानी रहती है ऐसे सेक्टर्स में जो काफी ग्लोबल है। तो सेम अज्यूम कर रहे हैं सिग्निफिकेंस, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं उन्होंने सबसे पहले तो बेट किया था कि डिमांड रिकवरी आएगी आईटी सर्विसेज में जब फेडरल रिजर्व ब्याज दर को घटाएगा। सारे एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत ही कॉमन नॉलेज थी ये, लेकिन ऐसा तुरंत इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो हमें यार पेशेंस रखना होगा, राइट। अगर आपने इन्वेस्ट किया आईटी सेक्टर में तभी आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप स्टूडेंट है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो तभी आपको देखना होगा कि रेलेवेंट स्किल्स कहाँ हैं, क्योंकि इस बार आईटी में लेट्स से मूवमेंट आती है, लेट्स से यूएस के क्लाइंट्स इस बार आते हैं आईटी सेक्टर के पास और बोलते हैं कि नहीं, हमें अभी तक हम इस चीज के बारे में, इस चीज के प्रोडक्ट्स ले रहे थे आपसे, अब हमें इस आई के लेट्स से रिस्पेक्ट में सर्विसेज चाहिए। तो आईटी सेक्टर को एआई वाले वर्कर्स चाहिए होंगे, स्किल्ड एआई के लिए जो लोग स्किल्ड हैं वो चाहिए होंगे रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। तो आपको ये भी देखना होगा कि यस यूएस में किस चीज की डिमांड है, क्योंकि इंडिया यूएस के डिमांड को केटर करता है। इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज यूएस में कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो एचसीएल टेक की भी अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़िया डिमांड है, दूसरे वर्टिकल भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये इसको यहां से एक्सट्रापोलेट करके कोई बहुत पॉजिटिव चीज आप नहीं बोल सकते, उनका ये कहना है। तो इनको इन्होंने कहा वी आर गोइंग टू टेक इट 1 क्वार्टर एट अ टाइम। टीसीएस ने भी रिपोर्ट किया कि रेवेन्यू ग्रोथ आया है 2.5% का, एंड जो स्ट्रीट के एस्टिमेट्स थे उसको भी बीट किया। तो यहाँ पे एम के रिपोर्ट ने कहा कि जो टीसीएस के जो फॉलोइंग रिजल्ट्स आए, यहाँ पे इन्होंने अर्निंग्स एस्टिमेट को कट किया है 1.2 to 1.4% से फॉर 2025-27। तो कई सारे एनालिस्ट अब इन्हें लग रहा है कि आगे भी क्लाइंट्स की स्पेंडिंग कम रहने वाली है, एंड इंडियन आईटी कंपनीज एक्चुअली इतना कुछ खास नहीं करने वाली है पैसा कमाने के मामले में फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। सो वी हैव टू सी कि आगे क्या होता है। क्या एआई वगैरह की जो वेव है इंडिया में वो आने से पहले ही खत्म हो जाएगी, ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि यूएस में तो रैली ऑलरेडी देखने को मिली हमें एआई के कंपनीज में, बट इंडिया में हमें कुछ ऐसा खास देखने को नजर नहीं आया, क्योंकि इंडिया में आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सबसे बड़ी है, ना कि वो कंपनीज जो प्रोडक्ट बना रही है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना रही है पूरी दुनिया के लिए। तो ये एक काफी बड़ा डिफरेंस है कि इंडिया की आईटी कंपनीज को आप यूएस के आईटी कंपनी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो किसी भी टर्म्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप ऐसी वीडियोस को रोज देखना चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।